आइसोमरिज्म की डेफिनेशन आपको पता होगी, क्या कहता है आइसोमरिज्म? सर सर जिसमें कि कंपाउंड्स फंक्शनल ग्रुप और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इसके लिए अगर मैं दो बातें लिखूं कि सेम मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फार्मूला, फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। यस मॉलिक्यूलर सर। फार्मूला और डिफरेंट जो है इसमें स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। और ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो ये कंपाउंड आइसोमर होंगे। इनको क्या कहेंगे? आइसोमर। आइसोमर। और ये फिनोमेना जो है बेटा, इसको आइसोमरिज्म का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया। तो आइसोमरिज्म जो है बेटा, इसकी दो टाइप्स मेन जो आपकी बुक के अंदर बेटा डिस्कस की जाती हैं। सॉरी बेटा, आप लोग तो फेडरल के हैं, इसमें तीन टाइप्स जो है वो डिस्कस की जाती हैं। वो तीसरी टाइप भी बेटा मैं आपको बताता जाऊं तो इसमें पहली टाइप जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। स्ट्रक्चरल। सर हमने भी शायद तीन ही पढ़ी हैं, स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। वही बेटा आपकी बात कर रहा हूं। आप लोग ये पहले मैंने पूछा है ना कि कौन सी बुक को आप पढ़ते हैं, तो उस बुक के हिसाब फिर मैंने अभी खुद को चेंज कर लिया है। जो पंजाब बुक है उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं है, ठीक है ना। तो फिर फेडरल के अकॉर्डिंग ही मैंने जो है ये चेंज कर दिया बात। अच्छा, सेकंड जो है इधर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म लिख रहा हूं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और थर्ड जो है वो ऑप्टिकल है। इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी और वो फिर टॉपिक वो भी देखेंगे। अच्छा, स्ट्रक्चरल के अंदर अगर हम बात करें, स्ट्रक्चरल के अंदर तो बेटा इसकी मेन टाइप्स कौन कौन सी हैं? पहली है चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म के अंदर बेटा ये टर्म बता रही है कि सेम जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, लेकिन डिफरेंस जो है वो चेन में होगा। डिफरेंस कहां पर होगा? चेन में होगा। एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख देता हूं। ये आपके पास बेटा नॉर्मल ब्यूटेन है, ये। और दूसरी जो है बेटा CH3 इधर लिख दिया, और यहां पर बेटा CH3 इधर लिख दिया। अगर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन हैं। तो वो हम लिख सकते हैं, दोनों के लिख सकते हैं C4H10। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया, लेकिन अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करें तो वो डिफरेंट है। तो इन मॉलिक्यूल्स में चेन आइसोमरिज्म का फिनोमेना मौजूद होगा। इसके बाद दूसरी जो है बेटा वो है पोजिशनल आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म के अंदर बेटा फंक्शनल ग्रुप की जस्ट पोजीशन जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पर होगी। एग्जांपल इसमें हम अल्काइल हैलाइड की ले लेते हैं। CH3 है, CH2 है, और CH2 है, और फिर यहां पर बेटा Cl लगा दिए। अच्छा, इसका नाम बनता है 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन। इसी का दूसरा अगर आइसोमर देखें हम, CH3 है, CH2 है, CH बेटा इधर इधर CH3 है, यहां पर Cl लगा देते हैं। तो इसका नाम जो है वो फिर क्या होगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन। जस्ट आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन डिफर कर रही है। इधर क्लोरीन कार्बन नंबर 1 पर है और इधर क्लोरीन कार्बन नंबर 2 पर है। ठीक है ना। तो पोजीशन आइसोमरिज्म के अंदर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है बेटा वो कौन सा है?
Sir, metamerism. मेटामरिज्म, बिल्कुल मेटामरिज्म है बेटा। अगर मेटामरिज्म में देखें तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी अराउंड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, अगर फंक्शनल ग्रुप आपके पास मौजूद है तो उस फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द जो चेन होगी वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगी। एग्जांपल बेटा यहां पर मैं कोट कर रहा हूं, कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इस तरफ बेटा मैं सिर्फ CH3 लिख देता हूं और इधर लिख देता हूं CH2, एक और CH2 लिख देते हैं, एक और CH2 लिख देते हैं और एक CH3 लिख देते हैं। अब इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। तो ये हेक्सानोन है, ये हेक्सानोन है। अब यहां पर एक और हेक्सानोन हम देख लें, अगर CH2 CH3 CH2 CH2 और CH3, अब दोनों में देखें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो इक्वल हैं, लेकिन जस्ट हमारे पास जो कार्बन है या फंक्शनल ग्रुप है उसके बेटा इर्द गिर्द देखें तो कार्बन की तादाद जो है वो डिफर कर रही है। एक पे कार्बन जो है बेटा, एक तरफ 1 कार्बन है, दूसरी तरफ 4 कार्बन है, और एक में एक तरफ 2 कार्बन और दूसरी तरफ 3 कार्बन मौजूद हैं। ठीक है, ये मेटामरिज्म है, मेटामरिज्म। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के अंदर क्या होगा? इसमें बेटा फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफर करेगा। कैसे डिफर करेगा? ये एग्जांपल बेटा मैं इधर कोट कर रहा हूं, CH3 है, CH2 है और OH है। इसी का दूसरा आइसोमर CH3 ऑक्सीजन CH3, ये अल्कोहल है और ये ईथर है, लेकिन दोनों के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो बराबर हैं। ठीक है ना, तो फंक्शनैलिटी इधर डिफर कर रही है, बाकी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होगा। और लास्ट में इधर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर एक जो यूज होती है वो टाटोमरिज्म है। आल्दो ये आइसोमरिज्म की टाइप नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बेटा यहां पर इंक्लूड किया हुआ है। इसमें होता क्या है, हम कहते हैं कि ये शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, H पॉजिटिव, प्रोटॉन की इधर शिफ्टिंग होती है। ठीक है ना, एग्जाम्पल आप लोगों को, आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो इधर अमाइनो एसिड की एग्जाम्पल आपको बेटा पुट कर रहा हूं मैं। यहां पर R ग्रुप लिख देते हैं, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिख देते हैं और यहां पर अमाइन ग्रुप लिख देते हैं NH2। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा? जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला हाइड्रोजन है बेटा, ये एसिडिक ग्रुप है, तो ये लॉस होकर अमाइन ग्रुप जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो रिजल्टेंट हमारे पास एक आयन बनता है, याद रखिएगा इसका नाम भी कहीं पे काम आ सकता है बेटा, नेगेटिव, और ये NH3 पॉजिटिव। अब ये ऐसा आयन है जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकता है। इसका ये वाला पार्ट एसिडिक है और ये बेसिक है, इट मीन इट कैन एक्सेप्ट 1 प्रोटॉन। ठीक है ना, ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और ये एक प्रोटॉन लॉस कर सकता है। और ऐसा आयन जिसके पास एसिडिक और बेसिक दोनों टर्मिनल मौजूद हों,
तो बेटा ऐसे आयन को हम ज्वीटर आयन का नाम देते हैं। ये कौन सा आयन है? ज्वीटर आयन है। इसको बेटा हम इधर लिख भी सकते हैं कि ZWITTER, ज्वीटर आयन है ये। और ये आयन क्या होता है? ड्यूअल नेचर का है। ड्यूअल नेचर मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकता है। ठीक हो गया यहां तक? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो मेन टाइप्स हैं इसकी। एक को हम कहते हैं सिस और एक को कहते हैं ट्रांस। बेटा इसकी तारीफ या इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? ये ऐसे आइसोमर्स हैं जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन उनके जो ज्योमेट्रीज हैं वो डिफर करेंगी। ज्योमेट्रीज डिफर करेंगी, ये डेफिनेशन है। लेकिन मोटे अल्फाज में अगर बात को बेटा आप समझें तो इसके अंदर एक डबल बॉन्ड होता है। ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इस कार्बन की दो वैलेंसीज रहती हैं, इसकी भी दो रहती हैं। अगर बेटा इन कार्बन के साथ सिमिलर ग्रुप यहां पर फॉर एग्जांपल एक्स है, इधर भी एक एक्स ग्रुप है, वो एक साइड पर है, तो ये सिस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? सिस बन जाएगा। अगर ये बेटा बल्कि ग्रुप या सिमिलर ग्रुप जो है डिफरेंट साइड पर आते हैं, इधर आ जाता है, तो ये फिर ट्रांस होगा। ठीक है, मिसाल मैं देता हूं कि यहां पर अगर बेटा ब्यूटेन ही है, ठीक है, डाई क्लोरो ब्यूटीन है बेटा, ठीक है, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 2 3 डाई क्लोरो 2 ब्यूटीन। इसका क्या नाम है? 2 3 डाई क्लोरो 2 ब्यूटीन। ये सिस आइसोमर है। सिस क्यों है? क्योंकि बेटा सिमिलर ग्रुप्स जो है वो एक साइड पर हैं। अच्छा, ट्रांस के केस में क्या होगा? जो सिमिलर ग्रुप्स हैं वो बेटा ऑपोजिट साइड्स पर होंगे। ये इस तरह, ये ऑपोजिट साइड पर हैं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। अच्छा, अब क्वेश्चन इसमें जो बेटा आपके माइंड में होने चाहिए, इनके रिलेटेड जो मेन बातें हैं बेटा वो क्या होनी चाहिए? इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है? इन दोनों में से ट्रांस। ट्रांस स्टेबल है। ठीक हो गया। ये क्यों स्टेबल है ट्रांस? अपोजिट साइड की वजह से। हाँ, ऑपोजिट साइड, क्योंकि बेटा इसमें बल्कि ग्रुप्स जो हैं बेटा वो ऑपोजिट साइड्स पर हैं, तो इनमें रिपल्जन जो है वो पॉसिबल नहीं है, या आप इस तरह कहें कि मिनिमम रिपल्जन है। तो मिनिमम रिपल्जन की वजह से बेटा ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ डबल बॉन्ड के अंदर जो है वो पाया जाए। एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने बेटा मैं कोट कर रहा हूं। ये साइक्लोब्यूटेन है, इधर CH3 है, इधर ऊपर भी CH3 है, और इधर नीचे जो है बेटा इनके हाइड्रोजन्स हैं। उनका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो। यहां पर हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है। ठीक है, अब आप ये देखें कि इसमें जो मिथाइल ग्रुप है बेटा सेम साइड पर है। इसी का दूसरा अगर आइसोमर की बात करें हम, एक में ऊपर CH3 और एक में नीचे CH3। अब इनमें देखें
ये सिस आइसोमर हो गया और ये ट्रांस आइसोमर हो गया। ठीक है ना, तो ये बात याद रहे बेटा, साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर भी सिस ट्रांस जो है आइसोमरिज्म का फिनोमेना मौजूद हो सकता है। हाँ, किन में नहीं हो सकता आइसोमरिज्म का फिनोमेना? बेटा उन कार्बन में उन कार्बन कहता हूं उन हाइड्रोकार्बन में आइसोमरिज्म का फिनोमेना नहीं होगा जिनमें एक कार्बन के पास सिमिलर जो है ग्रुप मौजूद हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर बेटा CH3 लिख दिया है, यहां भी CH3 लिख दिया है, इधर एक CH3 लिख दिया है और एक Cl लिख दिया है। अब इसमें देखें कि इस कार्बन के पास ये सिमिलर ग्रुप है। अब ये CH3 ऊपर जाए या ये ऊपर वाला CH3 नीचे आए तो क्या ज्योमेट्री में कोई फर्क होगा? नो। कोई फर्क नहीं होगा ज्योमेट्री में। और अगर ज्योमेट्री में फर्क नहीं है तो इधर फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फिनोमेना भी नहीं होगा। बात समझ आई है कि नहीं आई? आगे सेकंड, एक और बात बेटा इसके रिलेटेड बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास सिस आइसोमर है, सिस आइसोमर इसकी बात हो रही है, अगर इसको थोड़ा सा आप हीट करते हैं तो ये जो पाई बॉन्ड है ये बेटा इस तरह समझें कि ओवरलैपिंग इसकी खत्म हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और वो जो पाई ऑर्बिटल्स हैं, इधर मैं ड्रा कर दूं तो बेहतर होगा, ये यहां पर पाई ऑर्बिटल्स इस तरह मौजूद होंगे। और इसके बाद फिर क्या होगा बेटा, ये जो रिपल्जन इनकी होगी कलोरीन और क्लोरीन की, वो इस बॉन्ड को रोटेट करा देंगी। ये बॉन्ड 180 पर रोटेट हो जाएगा। जैसे रोटेट होगा ये Cl3 ऊपर चला जाएगा और ये Cl2 नीचे आ जाएगा और इसकी रोटेशन से इसका ट्रांस आइसोमर बन जाएगा। और ट्रांस आइसोमर जो है बेटा वो ज्यादा स्टेबल होता है देन सिस आइसोमर। ठीक है, डबल बॉन्ड रोटेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? छोटी सी एग्जांपल, अगर हमारे पास बेटा एक लकड़ी का टुकड़ा है, यहां पर ये लकड़ी का टुकड़ा है और उसी के साथ दूसरा लकड़ी का टुकड़ा इधर रख देता हूं और इन लकड़ी के टुकड़ों में मैं ऐसे करता हूं कि 2 कीले लगा देता हूं, एक कील इधर लगा दी है और एक कील इधर लगा दी है। अब मुझे बताएं कि इस साइड को मैं रोटेट करना चाहूं, इधर क्या रोटेट होगी? No, sir. नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और इधर क्वेश्चन, इधर 2 टुकड़ों की बजाय 2 टुकड़े कहता हूं, 2 कीलों की बजाय मैं 1 कील लगा देता हूं फिर रोटेट करता हूं, होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. फिर ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। हाँ, तो ये बात याद रहे कि जो सिंगल बॉन्ड है वो बेटा अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर सकता है, डबल बॉन्ड जो है वो रोटेट नहीं करेगा। डबल बॉन्ड अगर इस सिस में डबल बॉन्ड बेटा मौजूद है तो ये रोटेट नहीं करेगा और इसकी रोटेशन जब नहीं होगी तो ये ट्रांस में कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, इसको ट्रांस में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक हो गया? यहाँ बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या कोई सैंपल है, इसको आप सैंपल भी कह सकते हैं, ये कोई एक सैंपल है और इस सैंपल के ऊपर आप क्या चीज फॉल करा रहे हैं? लाइट फॉल करा रहे हैं। ये लाइट जैसे उस सैंपल पर फॉल करेगी तो इस लाइट ने रोटेशन शो करनी है। 2 पॉसिबिलिटी हैं कि वो रोटेट करे या फिर रोटेशन शो ना करे। ठीक है, यस सर। उस लाइट की बात हो रही है और ये लाइट जो है ये पोलराइज लाइट होती है। पोलराइज्ड मींस के इसको आप जो है पोलैरिमीटर से गुजार लेते हैं या कोई प्रिज्म हो सकता है या मोनोक्रोमेटर होता है। मोनोक्रोमेटर जो है वो उसका एक पर्पस होता है कि वो लाइट में जो डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं उनमें से सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट करवा लेता है। ठीक है ना,
ये उसका पर्पज होता है। तो पोलराइज लाइट अगर आपने क्रिएट करवानी है तो ये लाइट आप मोनोक्रोमेटर से गुजारेंगे, उसके रिजल्ट में पोलराइज लाइट आएगी और ये सिंगल कलर वाली होती है। और ये कैसे क्रिएट होती है? मोनोक्रोमेटर से। अब जैसे ये पोलराइज लाइट सैंपल के ऊपर फॉल करेगी तो दो उसके केसेस हो सकते हैं कि वो लाइट जो है किसी एंगल पर रोटेट करेगी या फिर उसकी रोटेशन नहीं होगी। ठीक हो गया? अगर रोटेशन होती है तो रोटेशन दो तरह से हो सकती है। एक रोटेशन ये होगी कि वो राइट साइड पर होगी, राइट साइड पर रोटेशन होगी, या इसके लिए आप जो है टर्म यूज कर सकते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज या फिर वो लाइट जो है लेफ्ट साइड पर रोटेट करे, और इसकी टर्म मैं यूज कर सकता हूं एंटी क्लॉकवाइज। अब बेटा अगर वो सैंपल लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है, राइट साइड पर करवाता है, तो वो आइसोमर जो है उसको हम प्लस आइसोमर कहेंगे। और इसका दूसरा नाम जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर भी हो सकता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। और अगर वो लाइट को लेफ्ट साइड पर रोटेट करवाता है तो ये नेगेटिव आइसोमर होगा। और ये नेगेटिव आइसोमर जो है इसका दूसरा नाम लीवो रोटेटरी भी हो सकता है। लीवो रोटेटरी। और ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो लाइट को रोटेट करवा देते हैं, ठीक है ना, लाइट को जब वो रोटेट करवाते हैं तो ये उनकी एबिलिटी होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी इज एक्चुअली एबिलिटी टू रोटेट द पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी को कहते हैं। और जो सैंपल, अगर आपके पास कोई एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उस पे आप लाइट फॉल करवाते हैं तो उसकी रोटेशन राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर होती है, तो उससे हम डिफरेंट उनके नाम जो है आइसोमर के नाम जो है हम दे देते हैं। जो राइट साइड पर रोटेट होते हैं उनके लिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लेफ्ट साइड पर रोटेट कराते हैं लाइट को वो लीवो रोटेटरी हैं। ठीक हो गया? और यस सर। इनको एक दूसरे के रिलेटेड जो है हम क्या कहेंगे कि ये ऑप्टिकल आइसोमर हैं। ऑप्टिकल आइसोमर हैं ऐसे आइसोमर्स जिनकी जो है आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो डिफरेंट होगी। ऑप्टिकल एक्टिविटी इनकी क्या होगी? डिफरेंट होगी। अब इसके बारे में थोड़ा सा मजीद देखते हैं कि जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का फिनोमेना है उसके लिए कुछ पेट बातें जो है वो कौन कौन सी हो सकती हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अच्छा, इसके लिए पहली बात कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगे। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अब क्वेश्चन ये है कि सर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस क्या होते हैं? अगर बेटा अगर हम लेफ्ट हैंड को देख लें और साथ राइट हैंड रख लें तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं, लेकिन इनको बिल्कुल इसी एंगल में एक दूसरे के ऊपर जो है हम सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। बिल्कुल ऊपर जो है फिट नहीं हो सकते ये। ठीक है ना? इसी तरह अगर हमारे पास जो है ह्यूमन की बात करें, एक इंसान है, उसके बिल्कुल दरमियान से जो है कट लगाएं, या आप कह सकते हैं कि उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है अगर आप वो ड्रॉ करें
तो दो इक्वल पार्ट्स होंगे, लेकिन वो इक्वल पार्ट्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है होगी कि नहीं होगी? होगी सर। होगी। और इनके पास कायरल कार्बन होता है, ठीक है ना, दे हैव कायरल कार्बन। अब क्वेश्चन ये है कि कायरल क्या होता है? कायरल क्या होता है? सर पढ़ा था अभी याद नहीं आ रहा। कायरल टर्म अगर आ जाए तो आपको याद होना चाहिए कि बेटा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और कायरल वो कार्बन होगा जिसमें 4 जो एटम होंगे कार्बन के साथ वो डिफरेंट होंगे, ठीक है ना, डिफरेंट एटम्स होंगे। डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स जो हैं, और ग्रुप्स अटैच विद दिस कार्बन। ठीक हो गया? अगर Yes, उस कार्बन के पास कोई से 2 सिमिलर एटम अटैच हो जाएं तो वो फिर एक कायरल होगा, वो कायरल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो है हम देख लेते हैं। उससे पहले एक और बात बेटा आपको बताता जाऊं। अगर ये सैंपल हमारे पास जो मौजूद था, इस सैंपल में रोटेशन नहीं हुई, तो रोटेशन ना होने की 2 चांसेस हैं। पहला चांस ये है कि वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, उसकी जो रोटेशन की एबिलिटी जो है या ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल नहीं है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि उस सैंपल के पास जो है 50% जो है प्लस आइसोमर हो, और 50% जो है उसके पास नेगेटिव आइसोमर हो। और ऐसा सैंपल या ऐसा मिक्सचर जिसमें 50% प्लस आइसोमर हो और 50% नेगेटिव आइसोमर हो, ऐसे सैंपल्स को या मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर्स बोलते हैं। रेसिमिक मिक्सचर। ठीक हो गया? और रेसिमिक मिक्सचर्स जो हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है ना, इसमें 50% जो है वो प्लस आइसोमर होता है और 50% नेगेटिव आइसोमर होता है, या दूसरे टर्म में आप कह सकते हैं कि ये इक्विमोलर होते हैं। इक्वल मोल्स इनके होंगे। जब इक्वल मोल होंगे तो एक प्लस आइसोमर वाला जो लाइट के ऊपर उसका जो इफेक्ट होगा वो नेगेटिव वाला उस इफेक्ट को कैंसल आउट कर देगा। ठीक है ना, तो इस तरह ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। ये बात समझ आ गई है? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी 1-2 एग्जांपल्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। आप जनरल सी एग्जांपल यहां पर हम अल्कोहल की भी लिख सकते हैं। कार्बन है, यहां पर CH3 लिख देते हैं। एक तरफ हाइड्रोक्सल, यहां पर हाइड्रोजन, और यहां पर इथाइल ग्रुप CH2 CH3। ये 2 ब्यूटानोल है, 2 ब्यूटानोल। और इसी का दूसरा आइसोमर जो है वो मिरर इमेज अगर ड्रा करें, ये देखें अगर इसको, तो ये कायरल कार्बन है सेंटर वाला। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं बेटा, कायरलिटी का भी कि किस तरह कायरल है। इस कार्बन को अगर देखा जाए, ये कार्बन जो है ये इसके साथ एक तरफ CH3 ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ हाइड्रोक्सल और दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप, तो ये कायरल कार्बन हो गया। ठीक है ना, ये इसका सेंटर है। ये इधर भी वही सीन है, यही कार्बन है, बस इसकी ज्योमेट्री देखें कि ये एक दूसरे के बिल्कुल इनवर्स हैं। ठीक है ना, मिरर इमेजेस हैं, मिरर कॉपीज हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं कि
एक आइसोमर को मैं उठाकर दूसरे के ऊपर रखना चाहूं, सपोज कि इसको मैं रख देता हूं, इसको उठा लेता हूं इधर से, इसको उठा के इसके ऊपर रखता हूं, तो क्या ये इसके ऊपर आएगा? सर इसको उठा के इसके ऊपर नजर नहीं आता। ये वाला जो आइसोमर है नजर आ रहा है आपको? लेफ्ट वाला? जी बेटा, लेफ्ट वाला। यस सर, नहीं आएगा सर इसके ऊपर। इसके ऊपर नहीं, अगर आप रख दें तो ये हाइड्रोक्सल इस साइड पर आएगा और इथाइल ग्रुप इस साइड पर, हाइड्रोजन और CH3 चले आ जाएं तो फिर भी उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल Yes. एग्जैक्ट उस फॉर्म में नहीं आएंगे, तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। और इनके पास कायरल कार्बन भी मौजूद है, कायरल कार्बन भी मौजूद है, ठीक है ना। आपने सिमेट्री की बात की थी कि लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, बेटा इसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ठीक है ना, इसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, सेंट्रल पॉइंट इसका नहीं होगा, ठीक है। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री उस कायरल कार्बन पर होती तो फिर ये आपके पास जो है ऑप्टिकल आइसोमर भी नहीं होते, ठीक है ना। अगर इसकी एक कंफ्यूजन आपकी जो है मैं दूर करता जाऊं, यहां पर मैं एक हाइड्रोजन इधर लिख दिए, यहां पर हाइड्रोजन लिख दिए, यहां पर अल्कोहल ग्रुप लिख दिया है और इधर CH3 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये कायरल कार्बन नहीं है ये वाला, अगर कायरल कार्बन नहीं है तो उसके पास जो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का फिनोमेना भी नहीं होगा, ठीक हो गया। हैं लैक्टिक एसिड हाँ। में, हमारे बुक में सर उन्होंने टार्टेरिक एसिड की थी एग्जाम्पल। हाँ टार्टेरिक और लैक्टिक दोनों की हैं, ठीक है ना। ये कार्बन COOH, एक तरफ हाइड्रोजन है, यहाँ एक तरफ CH3 है और यहाँ पर OH, और सेम इसी तरह है CH3, सॉरी COOH, यहाँ पर कार्बन, इधर हाइड्रोजन, यहाँ CH3 और इधर OH, ठीक हो गया। ये वाला जो है प्लस लैक्टिक एसिड है, और ये वाला जो है नेगेटिव लैक्टिक एसिड है। अब ये याद नहीं रह सकता बंदे को कि इसमें से कौन सा प्लस है और कौन सा नेगेटिव है, बस इतना बताओ कि प्लस लैक्टिक एसिड किस तरफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाएगा और नेगेटिव जो है वो किस तरफ रोटेट करवाएगा। और अगर किसी मिक्सचर में ये दोनों जो है मौजूद हैं, 50% लैक्टिक नेगेटिव वाला है और 50% पॉजिटिव वाला है, तो वो फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है ना।